नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लेक्चर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 5 अगस्त का सेशन। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको जो करंट के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन होगा वो होगा 5 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 3 अगस्त को राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो 1994 से पहले भारतीयों के लिए हृदय प्रत्यारोपण करवाने का एकमात्र तरीका विदेश जाना था, लेकिन 7 जुलाई 1994 को मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद पी वेणुगोपाल के नेतृत्व में सर्जनों के एक समूह ने उसी वर्ष 3 अगस्त को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है वहां पर भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया था। वेणुगोपाल के नेतृत्व में 20 शल्य चिकित्सकों की एक टीम ने 59 मिनट की जो प्रक्रिया है उसमें देवीराम जो हैं उन पर सफल हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी की थी, जो उसके बाद 15 वर्षों तक जीवित रहे तथा बाद में एक असंबंधित मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 3 अगस्त 2003 को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 अगस्त को राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आगे देख लेते हैं हमारे अगस्त के दिवस हैं जो उनको रिवाइज करते चलते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फिनटेक दिवस भी 1 अगस्त को मनाया जाता है, और दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की है। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत और वियतनाम ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वियतनाम की बात करें तो राजधानी वियतनाम की हनोई है, और मुद्रा यहाँ की वियतनामी डांग यहाँ की मुद्रा है। वियतनामी डांग यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चीन की उपस्थिति में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NMHC पर सहयोग के तहत दोनों देशों की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए उद्देश्य से विभिन्न पहलू इसमें शामिल किए गए हैं। दोनों देश अपने समुद्री इतिहास से संबंधित कलाकृतियों, प्रतिकृतियों, चित्रों, अभिलेखीय डाटा और अन्य पुरावशेषों के आदान प्रदान और ऋण देने के आधार पर मिलकर काम करेंगे। कलाकृतियों के आदान प्रदान के अलावा यह सहयोग डिजाइन, तकनीकी कार्यान्वयन और रखरखाव में विशेषज्ञता साझा करने तक विस्तारित होगा। इसका उद्देश्य जो है NHMC को एक शैक्षिक और मनोरंजक स्थान बनाना है। गुजरात सरकार ने NHMC के लिए सरगवाला गांव में 400 एकड़ जमीन आवंटित की है और परियोजना के लिए बाहरी अवसंरचना का भी विकास किया है। मार्च 2022 में शुरू हुई इस परियोजना को लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है, और इसमें कई नवीन और अनूठी विशेषताएं शामिल होंगी। इसमें हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली के अनुभव के लिए लोथल मिनी मनोरंजन, 4 थीम पार्क जिनके नाम क्या है, स्मृति थीम पार्क, समुद्री थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क तथा साहसिक और मनोरंजक थीम पार्क होंगे। एवं हड़प्पा काल से लेकर आज तक की भारत की समुद्री विरासत को उजागर करने वाली 14 गैलरियां भी इसमें शामिल की जाएंगी। इसके अतिरिक्त भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक तटीय राज्य मंडप भी इसमें स्थापित किया जाएगा।
अब बढ़ते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है। जो यात्रा पर्यटन सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत कौन से स्थान पे है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की रैंक क्या है, 39वीं रैंक है यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 39वां स्थान दिया गया है। 2024 इंडेक्स में भारत का कुल स्कोर कितना है, 4.25 है। उसी के साथ 39वें स्थान पे है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में 30 स्थान दिया गया, जबकि दक्षिण भारत में भारत को जो दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला कौन सा देश है, भारत है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विकास आर्थिक मंच द्वारा जारी एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। पहला सूचकांक 2022 में जारी किया गया था। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार दुनिया के शीर्ष 5 देश कौन से हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्कोर कितना है, 5.24। फिर स्पेन है, फिर जापान है, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया। और निचली रैंक वाले कौन से देश हैं, माली है जिसका स्कोर कितना है, 2.78 है सबसे नीचे स्कोर पे। फिर 118वीं रैंक पे कौन है, सिएरा लियोन है जिसका स्कोर कितना है, 2.9 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है 2024 के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में आनंद कुमार को कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है 2024 के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। आनंद कुमार की बात करें तो उन्होंने अपने काम के जरिए समाज में जो योगदान दिया है, इसके लिए उन्हें वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा टाइम पत्रिका ने सुपर 30 को 2010 में बेस्ट ऑफ एशिया का खिताब दिया था और छात्रों को मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए आनंद कुमार का नाम लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। कौन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, उसके लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट कौन अभी हाल ही में चुने गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत ने इंडो US स्पेस मिशन के लिए अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुन लिया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन पर उड़ान भरने के लिए अपने अंतरिक्ष यात्री नियुक्तों में सबसे कम उम्र के व्यक्ति को मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने ISS के लिए अपने आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सियोम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। इसमें 2 भारतीय मुख्य और बैकअप मिशन पायलट होंगे। जो ग्रुप कैप्टन शुक्ला हैं, शुभांशु शुक्ला, वो प्राइमरी मिशन पायलट होंगे, जबकि भारतीय वायुसेना के एक अन्य अधिकारी हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, वो बैकअप मिशन पायलट होंगे। इन्हें गगन यात्री के नाम से जाना जाएगा। इन अधिकारियों की ट्रेनिंग अगस्त महीने के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। NCERT ने अभी हाल ही में कक्षा 6 से 8 के लिए कितने दिन जो है बैगलेस अभी हाल ही में प्रस्तावित किए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 दिनों को बैगलेस अभी हाल ही में NCERT ने प्रस्तावित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो राष्ट्रीय
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो NCERT है, इसने स्कूलों में पढ़ाई को अधिक अनुभवात्मक और तनाव मुक्त बनाने के प्रयास में कक्षा 6 से 8 के लिए बैगलेस दिवस के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। NCERT की व्यावसायिक शिक्षा इकाई पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा विकसित ये जो दिशा निर्देश हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद आए हैं, जिसमें सिफारिश की गई है कि कक्षा 6 से 8 तक के सभी छात्र 10 दिनों की बैगलेस अवधि में भाग लेंगे। जो NEP है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसकी चौथी वर्षगांठ पर जारी दिशा निर्देश का उद्देश्य 10 दिनों की बैगलेस अवधि को शिक्षा के अध्ययन की मौजूदा योजना के अतिरिक्त के बजाय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में इंडिया @100 इन्वाइजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने ली है? कौन सी? इंडिया @100 इन्वाइजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। KV सुब्रमण्य जो है उन्होंने ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, KV सुब्रमण्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है? किसने इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एक्टर है जॉन इब्राहिम, उन्होंने अभी हाल ही में रेसिंग टीम एक खरीदी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो इंडिया रेसिंग लीग ने हाल ही में ऐलान किया है कि जॉन इब्राहिम गोवा SS टीम के मालिक होंगे। यह टीम जे रेसिंग के जो गोवा SS है उसके स्वामित्व में है और चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने वाली 8 टीमों में से एक होगी। अब्राहम लिंकन उन कई सेलिब्रिटी मालिकों में से एक हैं जो आगामी सीजन में इंडियन रेसिंग लीग में शामिल हो रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को कोलकाता रॉयल टाइगर की टीम के मालिक के रूप में घोषित किया गया था, जबकि जो अभिनेता अर्जुन कपूर हैं उन्हें हाल ही में स्पीड डेमंस दिल्ली के मालिक वो बने हैं। 2024 इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद और कोलकाता सहित 8 शहर आधारित टीमें शामिल होंगी। इस सीजन की पहली रेस इसी महीने के आखिरी में शुरू होगी और पूरा सीजन इस साल के नवंबर में खत्म होगा। तो कौन कौन सी टीमें हैं? दिल्ली की, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद और कोलकाता के सहित 8 टीमें इसमें शामिल हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया है। यह किस विधेयक का स्थान लेगा? कौन सा विधेयक पेश किया गया? भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया है। यह किस विधेयक का स्थान लेगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का स्थान लेगा, जो भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 पेश किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान में रेडियो संचार उपकरण के उपयोग के लिए परीक्षा को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधीन स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव नए भारतीय वायुयान विधेयक है 2024 का हिस्सा है, जिसे लोकसभा में पेश किया गया है। नए विधेयक का उद्देश्य 1934 के विमान अधिनियम को प्रस्थापित करना है। नया कानून अस्पष्टताओं को दूर करने, अतिरेक को दूर करने और विमानन क्षेत्र में व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता को संबोधित करता है। तो कुल मिला के बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है, वहाँ के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके बारे में पारदर्शिता लाने के लिए नया जो विधेयक है वो पारित किया गया है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इच्छुक जो पायलट हैं उनको देश भर में जो DGCA है उसके 14 परीक्षा केंद्रों में से किसी पर भी RTR परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, बजाय इसके कि वे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद में मौजूदा 5 केंद्रों तक सीमित रहें। मतलब अभी तक ये परीक्षा केवल दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद में होती थी, लेकिन अगर ये जो प्रस्ताव बिल पेश किया गया इसको मंजूरी मिल जाती है तो ये जो
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है उसके 14 परीक्षा केंद्रों में से किसी पर भी वो जाकर टेलीफोन ऑपरेटर विधेयक मतलब रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रतिबंधित जो है उसका RTR उसकी परीक्षा वो कहीं पर भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा कृष्ण सागर बांध जो है वो कृष्ण राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कृष्ण सागर राज बांध वो कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो कृष्ण राज सागर बांध है वो कर्नाटक में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ये स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। 1 नवंबर 1956 यहाँ का स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत और यहाँ के CM कौन है, सिद्धारमैया यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के बाद ये चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के बाद कर्नाटक ने कृष्णा राज्य सागर बांध और काबिनी जलाशय से तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। कृष्ण राज सागर की बात करें तो 1932 में कर्नाटक के मैसूर और मांड्या जिलों के लिए कावेरी नदी पर इसको बनाया गया था। इस बांध का नाम मैसूर साम्राज्य के तत्कालीन शासक कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ के नाम पर रखा गया है। यह बांध भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक सर एस विश्वेश्वरैया की कृति है। उनके जन्मदिन 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह जलाशय पूरे मैसूर शहर और लगभग पूरे बेंगलोर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। इस बांध से छोड़ा गया पानी तमिलनाडु राज्य में जल के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया है। G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राज़ील के अरबपति कर प्रस्ताव को अभी हाल ही में G20 संगठन ने स्वीकार किया है। ब्राज़ील की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, ब्रासीलिया और मुद्रा यहाँ की रियल है। बात करें तो G20 का इस बार का होस्ट कौन है 2024 का, तो ब्राज़ील इस बार होस्ट कर रहा है G20 को। यह दस्तावेज ब्राज़ील के G20 प्रेसिडेंसी है उसके द्वारा दुनिया के अरबपतियों पर कर लगाने के प्रस्ताव के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गैब्रियल जुकमैन द्वारा तैयार किए गए इस अध्ययन में कर चोरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कराधान मानक को लागू करने में आने वाली बाधाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। मतलब जो कर है, जो अरबपति हैं उनसे वो जो कर चोरी करते हैं उस बारे में इसमें प्रकाश डाला गया है। प्रस्तावित न्यूनतम कर दर को सेंटीमिलियनर्स पर लागू करने से जिनकी अनुमानित संपत्ति $100 मिलियन से अधिक है, अतिरिक्त 100 से 140 बिलियन डॉलर की राशि जुटाई जा सकेगी। यूरोपीय, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों ने वैश्विक न्यूनतम संपत्ति कर के लिए ब्राज़ील को समर्थन दिया है, जो 2021 में 130 से अधिक देशों द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए वैश्विक न्यूनतम दर के समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी इसके प्रमुख विरोधी रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने सफल परीक्षण चक्र प्रारंभ किया है। किसने सफल परीक्षण चक्र अभी हाल ही में प्रारंभ किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में CBSE ने सफल परीक्षण चक्र जो है प्रारंभ किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सफल की बात करें तो सफल का फुल फॉर्म क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य सीखने की कमियों पर अपनी तरह की पहली जनगणना विकसित करना है ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके, योजना बनाने में सफलता मिले। यह कक्षा 3, 5, 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन है जो मूल अवधारणाओं, ज्ञान के अनुप्रयोग और उच्चतर स्तर की चिंतन कौशल का आकलन करता है। सभी स्कूलों में मूल अवधारणाओं का परीक्षण किया जाएगा तथा रटने की जो पद्धति है उससे
दूर रहा जाएगा। सीखने के परिणामों के विकास के लिए नैदानिक जानकारी साझा की जाएगी। निरंतर सहायता और सुधार, न कि अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए, मतलब सहायता और सुधार किए जाएंगे, इसलिए नहीं कि हर साल उनको अगले कक्षा में पदोन्नत किया जाए। यह कौशल और ज्ञान के 4 स्तरों पर छात्रों की प्रवीणता पर परीक्षण करेगा। बेसिक से नीचे ग्रेड से 2 वर्ष नीचे बेसिक, ग्रेड से 1 वर्ष नीचे प्रवीण और उन्नत वर्तमान जो ग्रेड है उस पे सफल में भाग लेने वाले छात्रों को किसी अतिरिक्त कक्षा या विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया है? किस राज्य ने अभी हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो राजधानी हैदराबाद है और स्थापना दिवस है 2 जून 2014। स्थापना दिवस यहाँ के जो गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा अभी हाल ही में बने हैं। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं और यहाँ के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के सीएम का नाम है। बात करें तो तेलंगाना विधानसभा में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। उद्योग मंत्री जो हैं श्रीधर बाबू ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पेश किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए तेलंगाना सरकार ने विश्वविद्यालय का नाम यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी रखा है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी पत्रिका यंग इंडिया की शुरुआत की थी। उसी के आधार पर इसका नाम यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी रखा गया है। विद्यालय जो है वो पीपीपी मॉडल पर चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय उद्योग के सहयोग से बीएफएसआई, फार्मा और जीवन विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खुदरा और ई कॉमर्स जैसे कुछ क्षेत्रों में छात्रों को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आईसीएआर सीएमएफआरआई के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में डॉक्टर ग्रिसन जॉर्ज जो है आईसीएआर सीएमएफआरआई के जो है निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आईसीएआर सीएमएफआरआई की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। आईसीएआर और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारत सरकार ने 3 फरवरी 1947 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत की थी और बाद में यह 1967 में आईसीएआर जो है उसमें शामिल हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं? मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कबिलन साई अशोक जो है वो मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी अभी हाल ही में बने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक में भारत के सबसे युवा अधिकारी होंगे जिन्हें खेलों में रेफरी जज बनाया गया है। 32 वर्ष के अशोक 1904 के बाद चौथे भारतीय हैं जो ओलंपिक में अधिकारी होंगे। वो विश्व चैंपियनशिप स्पर्धा में बतौर खिलाड़ी और अधिकारी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पुणे के सैन्य खेल संस्थान में मुक्केबाजी प्रशासक के तौर पर काम करने वाले अशोक विश्व सैन्य मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी रह चुके हैं। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन में जो है विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।